अंसारी में आपका स्वागत है। यह मंजिल विद अंसारी के साथ आपका डेस्टिनेशन वे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज के इस गहन चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत खंगालने वाले हैं। ये कुछ बेहतरीन PYQ यानी पिछले साल के प्रश्नों पर आधारित शॉर्ट नोट्स हैं जो सीधे प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हैं। हाँ, और मतलब ये सिर्फ एग्जाम वाले बोरिंग नोट्स नहीं है। इनमें जो जानकारियां हैं ना, वो हमारी पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन को ही पलट कर रख देती हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन भी तो यही है, सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन पत्थरों और मोहरों के पीछे छुपी असली कहानियों को डिकोड करना है, ताकि इतिहास का वो जो एक असली फील होता है ना, वो मिल सके। सही कहा। मतलब ये समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग सोचते कैसे थे, उनका समाज कैसे काम करता था, ना कि सिर्फ कुछ तारीखें याद कर लेना। एग्जैक्टली। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब जब बड़े बड़े शहर या महानगर बने भी नहीं थे, उससे बहुत पहले के दौर से। जब इंसान ने बस खुद को एक्सप्रेस करना या कह ले व्यक्त करना शुरू ही किया था। हाँ, वहीं से हमारे स्रोत हमें सीधे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ले जाते हैं, भीमबेटका की गुफाओं की तरफ, जहां 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इनकी खोज की थी। और उन्हें भारतीय रॉक आर्ट का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल। पर भीमबेटका में ऐसा क्या खास था? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भीमबेटका सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि वो बहुत पुराना है, बल्कि इसलिए कि वो इंसानी दिमाग के इवोल्यूशन का एक सीधा विजुअल रिकॉर्ड है। एक जीती जागती टाइमलाइन। हाँ, जब वाकणकर विंध्य के जंगलों में घूम रहे थे तो उन्हें अचानक ये विशाल चट्टानी आश्रय मिल गए। अंदर गए तो देखा कि दीवारों पर लाल, सफेद और हरे रंगों से शिकार के दृश्य बने हैं। लोग उत्सव मना रहे हैं। अरे वाह! मतलब ये कोई आम गुफा नहीं थी, ये एक लगातार चलती आ रही आर्ट गैलरी थी। इसीलिए तो 2003 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। अगर इसे हम आज के हिसाब से देखें तो भीमबेटका शुरुआती इंसानों के लिए किसी इंस्टाग्राम वॉल की तरह ही था ना? बिल्कुल, बहुत सही तुलना है। जैसे आज लोग अपनी जिंदगी के खास पल, अपने पेट्स या पार्टी की तस्वीरें ऑनलाइन डाल देते हैं, वैसे ही वो लोग अपनी अचीवमेंट्स को उन चट्टानों पर दर्ज कर रहे थे। वो बस चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहते थे कि हम यहाँ थे। एकदम सही। अपनी कहानी सुनाने की जो ये मानवीय ललक है ना, ये बहुत गहरी है। लेकिन एक समय के बाद सिर्फ दीवारों पर चित्र बनाना काफी नहीं था। समाज को आगे भी तो बढ़ना था। हाँ, उन्हें मजबूत औजारों की जरूरत थी। और यहीं से इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। पाषाण युग यानी पत्थरों के युग के बाद एक ऐसा समय आया जिसे हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। बिल्कुल। ये लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व का एक संक्रमण काल था, जहां इंसान ने पहली बार पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल शुरू किया। चैल्कोलिथिक यानी तांबा और पत्थर एक साथ। लेकिन मुझे हमेशा ये बात खटकती है कि तांबा ही क्यों? मतलब इतनी सारी धातुएं हैं, सबसे पहले तांबे का ही उपयोग क्यों किया गया? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक घटना है। तांबा अक्सर प्रकृति में शुद्ध रूप में मिल जाता है या ऐसे खनिजों में जिन्हें पिघलाना बहुत आसान होता है। अच्छा, तो उन्हें भट्टी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी शुरुआत में? शायद नहीं। मतलब सोचिए, किसी शुरुआती इंसान ने अपने कैंपफायर के आसपास कुछ हरे या नीले रंग के पत्थर रखे होंगे जो असल में तांबे के अयस्क थे, और आग की गर्मी से वो पत्थर पिघलकर एक चमकदार धातु में बदल गया। उनके लिए तो ये एकदम जादू जैसा रहा होगा। बिल्कुल जादू लगा होगा। लेकिन उन्होंने तुरंत पत्थर फेंककर तांबे को नहीं अपनाया, क्योंकि तांबा थोड़ा नरम होता है। हाँ, पत्थर ज्यादा सख्त होता है शिकार के लिए। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने भारी पत्थरों के हथियारों के साथ साथ तांबे के छोटे और नुकीले औजार बनाने शुरू किए। मतलब ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, एक धीमी क्रांति थी। हाँ, एक क्रमिक विकास। और इसी निरंतर प्रगति का एक बहुत ही जबरदस्त सबूत हमें हाकरा मृदभांड या हाकरा पॉटरी के रूप में मिलता है। हाकरा मृदभांड? हमारे स्रोत भी बताते हैं कि हरियाणा के राखीगढ़ी और भिराना में ये बर्तन पाए गए हैं, और इनका नाम प्राचीन सरस्वती या हाकरा नदी के नाम पर रखा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये बर्तन प्रारंभिक हड़प्पा काल से भी पुराने हैं। पर
मुझे ये समझ नहीं आता कि कुछ मिट्टी के बर्तनों का मिलना इतना जरूरी क्यों है कि वो इतिहास की किताबों को ही अपडेट कर दे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मिट्टी के बर्तन एक बहुत बड़ा संकेत होते हैं। मतलब जो शिकारी और खानाबदोश लोग होते हैं वो भारी भरकम मिट्टी के बर्तन लेकर तो नहीं घूमते ना। अरे हाँ, ये तो है। वो तो हमेशा चलते रहते हैं। तो जब आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप खेती कर रहे हैं, आपके पास अनाज एक्स्ट्रा है जिसे स्टोर करना है, और सबसे बड़ी बात, आप एक जगह टिक कर रहने लगे हैं। बिल्कुल। तो ये हाकरा बर्तन साबित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कोई रातों रात आसमान से नहीं टपकी थी। लोग सदियों से वहां रह रहे थे और धीरे धीरे बस्तियां बढ़ा रहे थे। पर उसी मजबूत नींव पर फिर वो महान नगरीय सभ्यता खड़ी हुई। लेकिन जब ये विकास अपने चरम पर पहुंचा ना, तो उसने सच में दुनिया को हैरान कर दिया। वो कैसे? मतलब तांबे के बाद इन प्राचीन भारतीयों ने एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग लगाई और सीधे कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में घुस गए। हाँ, हड़प्पा सभ्यता, जिसका सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, वो पूरी तरह से एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये छलांग कोई छोटी बात नहीं थी। कांस्य यानी ब्रॉन्ज कोई ऐसी धातु नहीं है जिसे आप बस जमीन से खोद कर निकाल लें। हाँ, वो एक मिश्र धातु है, एलॉय है। एग्जैक्टली। आपको तांबे में टिन मिलाना पड़ता है, वो भी एक एकदम सटीक अनुपात में, जिसके लिए काफी हाई टेम्परेचर वाली भट्टियों और केमिस्ट्री की अच्छी समझ चाहिए। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास आता है दिमाग में। क्या? स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि हड़प्पा वालों को लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। हाँ, लोहा तो भारत में बहुत बाद में आया, लगभग 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल के आसपास। वही तो, उनके पास सिर्फ तांबा, कांस्य, सोना और चांदी था। तो अगर उनके पास लोहे जैसी कठोर धातु नहीं थी, तो बिना लोहे के उन्होंने इतने विशाल शहर कैसे बना लिए? ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। मतलब पक्की ईंटों के बहुमंजिला घर, बड़े-बड़े स्टेडियम, बिना लोहे के औजारों से पत्थर कैसे काटे? इंजीनियरिंग के नजरिए से तो ये असंभव सा लगता है। असंभव लगता है, लेकिन यही तो उनकी असली बुद्धिमत्ता थी। कांस्य उस युग का आप कह सकते हैं सिलिकॉन था, जिसने पूरी क्रांति ला दी। अच्छा। कांस्य तांबे से काफी ज्यादा कठोर होता है, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ धातु नहीं बल्कि मिट्टी थी। उन्होंने ईंटों को आग में पकाने की जो तकनीक खोजी ना, उसमें उन्हें महारत हासिल थी। ओ, पक्की ईंटें। हाँ, उन पक्की ईंटों की मजबूती और उनके एक समान आकार ने लोहे की कमी को पूरी तरह ढक दिया। और इसके ऊपर से उनका नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग, वो तो ज्योमेट्री के इतने एडवांस्ड सिद्धांतों पर टिका था कि क्या कहें। ज्यामिति का तो सबसे अद्भुत उदाहरण मुझे गुजरात के कच्छ वाला धौलावीरा लगता है। जेपी जोशी ने जिसकी खोज की थी। हाँ, बाकी सारे हड़प्पा शहर जहां 2 हिस्सों में बटे होते थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में बटा था। दुर्ग यानी सिटाडेल, मध्यनगर और निचला नगर। ये 3 हिस्सों का जो बंटवारा है ना, ये समाज के स्तरीकरण को यानी क्लास सिस्टम को दिखाता है। मतलब दुर्ग में वीआईपी लोग रहते होंगे। हाँ, शासक वर्ग या प्रशासक। मध्यनगर शायद व्यापारियों और स्किल्ड कारीगरों के लिए था, और निचला नगर आम जनता के लिए। पर धौलावीरा की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि वो बंटवारा नहीं, बल्कि उनका पानी का मैनेजमेंट था। जल संरक्षण प्रणाली। कच्छ तो आज भी पानी की कमी से जूझता है। बिल्कुल, वहां कोई बारहमासी नदी है ही नहीं। फिर भी सोचिए, उन्होंने मानसून के पानी को ढलानों के जरिए रोककर विशाल कृत्रिम जलाशयों में मोड़ने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज के मॉडर्न इंजीनियरों का भी दिमाग घुमा दे। और उसी पानी के किनारे उनका सोशल लाइफ भी चलता होगा। धौलावीरा में एक विशाल स्टेडियम के भी तो प्रमाण मिले हैं। हाँ, जिससे पता चलता है कि वो लोग सिर्फ काम या व्यापार नहीं करते थे, बल्कि खेल और एंटरटेनमेंट के लिए भी इकट्ठा होते थे। और उनका दायरा सिर्फ अपने शहर तक कहाँ सीमित था, वो तो पूरी दुनिया में फैले थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1954 में एसआर राव द्वारा खोजा गया लोथल। लोथल, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। हाँ, ये शहर तो उनकी इकोनॉमी का इंजन था। इसे अक्सर लघु मोहनजोदड़ो भी कह देते हैं। लोथल का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है वहां का गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। लेकिन सोचने वाली बात है कि बिना मॉडर्न क्रेनों या भारी मशीनों के वो समुद्र से जहाजों को शहर के अंदर तक कैसे लाते होंगे? उन्होंने इसके लिए प्रकृति का इस्तेमाल किया। ज्वार भाटे यानी टाइड्स की ताकत। अरे वाह, टाइडल एनर्जी। हाँ,
उनका डॉकयार्ड कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि जब समुद्र में हाई टाइड आता तो पानी के भारी बहाव के साथ जहाज सीधे डॉकयार्ड के अंदर आ जाते थे। फिर पानी वापस जाता तो जहाज फंस नहीं जाते? नहीं, क्योंकि वहां लकड़ी के लॉक गेट्स लगे होते थे। वो गेट्स पानी को रोक लेते थे ताकि लो टाइड के वक्त भी जहाज अंदर पानी में तैरते रहें और माल आसानी से लादा जा सके। ये तो आज के मॉडर्न बंदरगाहों के टाइडल लॉक सिस्टम जैसा ही है। सच में जीनियस थे वो लोग। और कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था उनका। लोथल से फारस यानी आज के ईरान की मोहरें मिली हैं। मतलब उनके जहाज अरब सागर पार करके सीधे मेसोपोटामिया जा रहे थे। बिल्कुल। वो कोई डरे सहमे लोग नहीं थे। वो उस प्राचीन दुनिया के एकदम निर्भीक ग्लोबल ट्रेडर्स थे। उनका नेटवर्क बहुत ही विशाल था। जैसे हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर बनावली है, जिसकी खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। वहां मिट्टी का हल मिला है जो उनकी कृषि तकनीक को दिखाता है। और राखी गढ़ी को मत भूलिए, वो तो आज के समय में भारत का सबसे बड़ा खोजा गया सिंधु स्थल बन चुका है। बिल्कुल। लेकिन इन विशाल शहरों और डॉकयार्ड से हमें उनके हार्डवेयर का तो पता चल जाता है, पर किसी सभ्यता की असली पहचान उसके सॉफ्टवेयर से होती है। सॉफ्टवेयर मतलब उनके लोग, उनकी कला, उनका धर्म। जैसे मोहनजोदाड़ो को ही ले लीजिए। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसे खोजा था, पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के तट पर। सिंधी भाषा में इसका अर्थ ही मृतकों का टीला है। हाँ, और जब वहां खुदाई हुई तो जो मिला उसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। वो विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ और अन्नागार, वो दिखाते हैं कि उनका पब्लिक लाइफ कितना वेल ऑर्गेनाइज था। आपको पता है, स्नानागार की ईंटों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन्होंने बिटुमेन का लेप लगाया था। बिटुमेन मतलब डामर? हाँ, एक तरह का नेचुरल डामर। अद्भुत। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है उनकी कलाकृतियां। पुजारी राजा, प्रीस्ट किंग की मूर्ति। बिल्कुल। वो दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति जो सेल खड़ी या स्टीटाइट पत्थर से बनी है। उसने एक शॉल ओढ़ी है जिस पर 3 पत्तों वाला ट्रेफॉइल डिजाइन है। ये स्टीटाइट पत्थर आखिर क्या होता है? उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, स्टेटाइट असल में एक तरह का सोप स्टून होता है। जब इसे जमीन से निकालते हैं तो ये साबुन की तरह बहुत नरम होता है। तो उस पर नक्काशी करना आसान रहता होगा। एग्जैक्टली। कारीगर उस पर एकदम बारीक नक्काशी करते और फिर उसे आग में पका देते, जिससे वो पत्थर एकदम सख्त हो जाता था। पुजारी राजा के चेहरे पर जो एक रहस्यमय सी शांति है ना, वो उसी कारीगरी का कमाल है। और उसी कारीगरी का सबसे बड़ा चमत्कार तो वो नर्तकी की प्रतिमा है, डांसिंग गर्ल। एक छोटी सी 10.5 सेंटीमीटर की कांस्य मूर्ति। हाँ, बहुत ही फेमस है। जब मैंने इसके बनने का तरीका पढ़ा तो मुझे सच में लगा कि यार वो लोग 4000 साल पहले 3D प्रिंटिंग कर रहे थे। हाँ। उसे लॉस्ट बैक्स कास्टिंग या मोम ढलाई तकनीक कहते हैं। आज भी बेहतरीन मूर्तिकार इसी का इस्तेमाल करते हैं। पर ये काम कैसे करता था? मतलब बिना किसी मॉडर्न सांचे के पिघलती हुई धातु को इतनी बारीक मूर्ति में ढालना, जिसमें उस नर्तकी ने एक हाथ में ढेर सारी चूड़ियां पहनी है, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले वो मधुमक्खी के मोम, बीज वैक्स से उस नर्तकी की एकदम परफेक्ट डमी मूर्ति बनाते। मोम को उंगलियों से शेप देना तो आसान है। हाँ, मोम तो सॉफ्ट होता है। फिर वो उस मोम की मूर्ति के ऊपर चिकनी मिट्टी का एक मोटा लेप लगा देते थे। बस ऊपर एक छोटा सा छेद छोड़ देते। जब मिट्टी सूख जाती तो उस पूरे मिट्टी के ढांचे को आग में पकाते। ओह, तो गर्मी से अंदर का मोम पिघलकर उस छेद से बाहर निकल जाता होगा। बिल्कुल, इसलिए तो इसे लॉस्ट वैक्स कहते हैं, खोया हुआ मोम। मोम तो बह गया, लेकिन अब उस पकी हुई कठोर मिट्टी के अंदर एक बिल्कुल परफेक्ट खाली सांचा बन गया है। क्या बात है। फिर वो भट्टी में तांबे और टिन को पिघलाकर तरल कांस्य बनाते और उस खौलते हुए लिक्विड को छेद से अंदर डाल देते। जब धातु ठंडी हो जाती तो बाहर की मिट्टी को हथौड़े से तोड़ देते और अंदर से वो चमचमाती कांसे की मूर्ति निकल आती। एकदम कार्बन कॉपी। हाँ, शुद्ध विज्ञान और कला का संगम। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर कला से अलग उनकी धार्मिक मान्यताएं और भी ज्यादा रहस्यमयी थी। जैसे वो पशुपति मोहर। हाँ, जिसमें एक त्रिमुखी योगी पद्मासन में बैठा है, जिसे विद्वानों ने आदि शिव माना है। और उसके चारों ओर 4 खतरनाक जानवर हैं, हाथी, गैंडा, भैंस और बाघ। इससे लगता है कि शायद उनका धर्म पशुपति यानी जानवरों के स्वामी की पूजा पर टिका था। लेकिन मोहरों की बात करें तो एक ऐसा विरोधाभास है जो मेरे दिमाग से नहीं निकलता।
स्रोत बताते हैं कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न छपा है। हाँ, ज्यादातर वर्गाकार या आयताकार मुहरों पर। लेकिन इन मोहरों पर गाय का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मतलब वो खेती करते थे, उनके पास बैल थे, तो बिना गाय के बैल कहां से आए? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास गाय नहीं थी। बायोलॉजिकली तो बिना गाय के बैल हो ही नहीं सकता। वही तो। लेकिन ये हमें उन मुहरों के असली मकसद के बारे में बताता है। मुहरें शायद उनके रोजमर्रा के जीवन की तस्वीरें नहीं थीं। वो राजनीतिक, धार्मिक या कोई ब्रांडिंग के प्रतीक थे। अच्छा, तो मतलब यूनिकॉर्न उनके लिए कोई पवित्र या जादुई सिंबल था? हाँ, शायद पूरी सभ्यता को जोड़ने वाला कोई मिथिकी या प्रतीक। और खाए जो दूब खेती के लिए इतनी जरूरी थी, वो उनके लिए इतनी आम चीज थी कि उसे मोहर पर छापना उन्हें जरूरी नहीं लगा। ये एक बहुत ही सॉलिड थियरी है। मोहरों पर अक्सर शक्ति का प्रतीक या कबीले का निशान होता है। जहां तक रोजमर्रा की जिंदगी की बात है, वो खेती में बहुत आगे थे। बिल्कुल। कपास यानी कॉटन का उत्पादन दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही किया था। यूनानी लोग तो कपास को सिंडन ही कहते थे, जो सीधे सिंधु नदी से जुड़ा है। हाँ, मेहरगढ़ से इसके सबसे पुराने सबूत मिले हैं। और सिर्फ फसलें नहीं, जानवरों को लेकर भी पुरानी थियरीज बदल रही हैं। जैसे घोड़े वाली बात। हाँ, पहले लोग मानते थे कि सिंधु घाटी वालों ने घोड़ा देखा ही नहीं, पर गुजरात के सुरकोटदा में डॉक्टर A.K. शर्मा को खुदाई में घोड़े की हड्डियां और कलश शवाधान मिले। लोथल से भी घोड़ों की छोटी मूर्तियां मिली हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब एक ऐसी सभ्यता जो मोम ढलाई जानती थी, ग्लोबल व्यापार कर रही थी, जिनके शहर इतने परफेक्ट थे, वो सब कुछ हजारों सालों के लिए जमीन के नीचे दफन कैसे हो गया? और उससे भी बड़ी बात, दुनिया को उसे खोजने में इतना वक्त क्यों लग गया? हाँ, देखिए, जब इतिहास दफन होता है तो अक्सर उसके ऊपर नई बस्तियां बस जाती हैं। और जब उसे खोजा जाता है ना, तो खोजने वाले की अपनी सोच, उसका पूर्वाग्रह बहुत मायने रखता है। वो 1853 वाला किस्सा, जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार खुदाई की थी, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व, ये इतिहास का सबसे हैरान करने वाला पल लगता है मुझे। मतलब कनिंघम जैसा एक्सपर्ट, जब उसे पहली बार हड़प्पा की मोहरें मिली, तो उसने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। उसने मान लिया कि ये भारत की हो ही नहीं सकती, ये तो विदेशी या ईरानी है। क्योंकि उस समय के ब्रिटिश नजरिए से ये मानना इम्पॉसिबल था कि भारत में मेसोपोटामिया या मिस्र जितनी पुरानी और एडवांस कोई सभ्यता हो सकती है। बाग ने स्वीकार ही नहीं किया कि ये खंडहर भारतीय हो सकते हैं। और इस एक गलती को सुधारने में 70 साल लग गए। जब 1921 में दयाराम साहनी ने अच्छे से खुदाई की, तब जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का दुनिया को पता चला। और मजे की बात देखिए, आजादी के बाद भी ये खुदाई रुकी नहीं। स्वतंत्र भारत में खोजी गई पहली जगह थी पंजाब का रोपड़ या रूपनगर, सतलज नदी के किनारे। हाँ, 1953 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने जब वहां खुदाई की, तो जमीन के नीचे एक पूरी टाइम मशीन मिल गई। वहां कल्चर की 6 अलग-अलग लेयर्स या चरण मिले। ये 6 लेयर्स का मतलब क्या है? क्या उन्होंने एक शहर के ऊपर दूसरा शहर बसा दिया था? बिल्कुल। प्राचीन समय में जब कोई शहर बाढ़ या बीमारी से उजड़ जाता था, तो लोग मलबा साफ करने के बजाय उसी को समतल करके नया शहर बसा लेते थे। अच्छा, तो हजारों सालों में वो एक ऊंचे टीले में बदल गया। जब पुरातत्वविद उसे ऊपर से नीचे खोदते हैं, तो सबसे ऊपर मध्यकाल, फिर गुप्त, फिर मौर्य और सबसे नीचे हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। एकदम इतिहास की किताब के पन्ने पीछे पलटने जैसा। हाँ, और ये इतिहास सिर्फ जमीन में नहीं, हमारे शब्दों में भी है। जैसे हमारे देश का नाम। ये भाषाई सफर भी तो सिंधु नदी से ही शुरू होता है। बिल्कुल। 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब तुर्की और फारसी लोग आए, तो उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वालों की भाषा को हिंदवी कहा। क्योंकि फारसी में स का उच्चारण ह की तरह होता है, तो सिंधु बन गया हिंदू। सही पकड़ा। और उसी से हिंदवी, फिर हिंदी और हिंदुस्तान शब्द बने। मतलब हम खुद को जो बुलाते हैं, वो उसी 5000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा है। हालांकि यहाँ ये क्लियर कर देना चाहिए कि प्राचीन भारत का हर शहर सिंधु सभ्यता नहीं था। जैसे पाटलिपुत्र, आज का पटना, हाँ, वो गंगा नदी के तट पर है, उसका सिंधु सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना, जहाँ अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। इतिहास को उसके सही कालखंड में रखना भी तो जरूरी है ना।
पाटलिपुत्र लोहे के इस्तेमाल वाले दौर का था, जो कांस्य युग से बहुत अलग था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि इंसान कैसे भीमबेटका की गुफाओं से निकलकर तांबे को पिघलाने और फिर कांसे के महानगर बनाने तक पहुंचा। बिना लोहे के पानी को काबू किया, समुद्र के ज्वार से जहाजों को बंदरगाह में खींचा। और मोम ढलाई से ऐसी मूर्तियां बनाई जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत और इनोवेटिव हैं। शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और विषय की परतों को खोलने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।